हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होगे। तो आज हम लोगों का ये पहला लेक्चर एनिमल किंगडम हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अरे इसको रखो साइड में भाई। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि भाई सबसे आसान तरीके से, एकदम सिंपलेस्ट वे में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अगर अब तक आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, बेसिक्स नहीं पढ़े हो, आपका बाकी का चैप्टर्स वीक है, हम लोग शानदार तरीके से आपको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जीरो टू एडवांस, एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लेक्चर में अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे आज और हम लोग किस तरह से स्टडी करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो टॉपिक हम लोगों का आज जो हम लोग का कवर होगा वो रहेगा आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई ये एनिमल किंगडम चैप्टर का नाम है आपका, ये एनिमल किंगडम आया कहाँ से और ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं किसको हैं, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है इसको हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, ध्यान समझिए। ठीक है, आपका जो 11th का जो चैप्टर है ना, 11th का जो आपका चैप्टर्स है बायोलॉजी का, इसमें आप समझो कि आपका शुरुआत का जो भी चैप्टर्स है ना, लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, फिर आपका प्लांट किंगडम का सिर्फ थोड़ा सा लाइफ साइकिल्स को छोड़ दें तो प्लांट किंगडम भी, और उसके बाद फिर एनिमल किंगडम भी, ये सारा चैप्टर्स प्लांट किंगडम का लाइफ साइकिल को छोड़ के ये सारा चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बहुत चिंदी चैप्टर, बहुत फालतू चैप्टर। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि ये जो है ना सारा चैप्टर पूरा जो है फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है। ठीक है, इसका अब इसको समझो ना एक बात को कि मान लो आपके पास खाना का प्लेट है, ठीक, और वो खाना का प्लेट में ना दाल अलग है, सब्जी है, चावल है, पापड़ है, चटनी है, तो क्या सारा डिश को आप एक ही तरीके से खा लोगे, एक ही अमाउंट में खा लोगे? नहीं ना, हर डिश को खाने का तरीका अलग होता है, अमाउंट अलग होता है, अप्रोच अलग होता है। ठीक उसी तरीके से हम लोगों का जो चैप्टर्स है ना 11 क्लास का, हर चैप्टर यूनिक है, हर चैप्टर अलग अलग तरीके का है, तो हमारा अप्रोच भी पढ़ने का बिल्कुल अलग होना चाहिए। ठीक है, तो 11 क्लास का शुरुआत का जो चैप्टर है बहुत चिंदी चैप्टर, बहुत फालतू चैप्टर होता है, बहुत फैक्चुअल होता है, अलग अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा डरावना लगता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सिंपल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग समझते हैं कि एनिमल किंगडम आया कहाँ है ना, मतलब कैसे पहुंचे हम लोग एनिमल किंगडम तक। ठीक, तो ये आपका शुरुआत होता है आपका लिविंग वर्ल्ड से। लिविंग वर्ल्ड में बताया गया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कितना है लिविंग ऑर्गेनिज्म? लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग एक एक करके सभी स्पीसीज को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो जीवन गुजर जाएगा, हम भी पगला जाएंगे, आप भी पगला जाओगे, है ना, और कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसी कारण से एक बहुत महान साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्या? R.H. व्हिटेकर, है ना। ये जो साइंटिस्ट आया R.H. व्हिटेकर, ये साइंटिस्ट क्या दिए? ये साइंटिस्ट देते हैं आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्या देते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, क्या क्या है वो 5 भाग, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो आया ना उसको बोला गया था क्या? उसको बोला गया था मोनेरा। दूसरा वाला को बोला गया था प्रोटिस्टा। ठीक है, और तीसरा वाला को बोला गया था फंजाई। ठीक है, और चौथा वाला को बोला गया था प्लांटी। ठीक है, और ये 5वां वाला को बोला गया एनिमेलिया। ठीक है, आप समझो इस बात को कि लिविंग वर्ल्ड में आप पढ़ते हो कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितना है? 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज है। इसको पढ़ना पॉसिबल नहीं है अलग अलग करके, तो इसको एक कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। मान लो आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, आपका टीचर पढ़ा रहा है और मान लो 70 बच्चा बैठा हुआ है, 70 स्टूडेंट, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में होता है, ठीक, 70 स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब वहां मान लो कोई आदमी आया कि हाँ अनमोल सर कैसे हैं आप, थोड़ा अपना बच्चों से इंट्रोडक्शन कराइए। अब 70 बच्चा का हम एक एक करके इंट्रोडक्शन कराएंगे तो हम भी पगला जाएंगे, वो पगला जाएगा, है ना। तो इस कारण से हम क्या बोलेंगे? देखिए इधर वाला जो बच्चा लोग है ना, सामने वाला, हाँ बच्चा ठीक ठाक है, इधर वाला ना थोड़ा ज़्यादा बदमाश है, इधर वाला बच्चा लोग थोड़ा सा ज़्यादा तेज है, इधर वाला बच्चा ना थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आंसर जल्दी देता है। इससे हम लोग क्लासीफाई कर दिए, आगे वाला, बगल वाला, उसके बगल वाला से हम लोग क्लासीफाई कर दिए। ठीक उसी तरीके से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज्यादा होता है, कितना है? 1.7 टू 1.8 मिलियन, इसको R.H. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने 5 भागों में बांट दिया। उसको बोला गया क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आप पढ़ते हो कौन से वाले चैप्टर में? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप इस बात को पढ़ते ही हो। ठीक, अब इसको बोला गया कौन कौन सा चैप्टर है, उसको मतलब कौन कौन सा क्लासिफिकेशन बोला गया है ना, 5 जो वो कैटेगरी हुआ। पहला कैटेगरी है क्या? मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, फिर है प्लांटी मतलब प्लांट, फिर है एनिमेलिया मतलब एनिमल्स। ठीक है, आपको ये बात पता होगा शायद कि जो मोनेरा होता है ना, मोनेरा का मतलब हुआ क्या? मोनेरा का मतलब हुआ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आता है ना। उसके बाद आता है क्या यहाँ पर? यूनिसेल्यूलर। ठीक है,
यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आता है इसमें प्रोटिस्टा में। फिर फंजाई तो आपको पता ही है, मशरूम के जैसा होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। सैप्रो मतलब क्या होता है? सैप। सैप मतलब जूसेस, मतलब जो किसी सड़ता गलता हुआ जूस के ऊपर में जो है वो मतलब रहेगा, है ना। इस तरह का मशरूम होता है, आपको पता ही होगा, है ना। इस तरह का मशरूम है, ठीक है। अरे ऐसा नहीं भाई, कैसे बना रहे हैं हम? ऐसा देखो, ऐसा मशरूम है। ये जो है ना अपना डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर में रिलीज करता है, और उसके बाद जिस पे भी ये ग्रो करेगा ना, ये उससे न्यूट्रिशन वो खींच लेगा, न्यूट्रिशन खींच लेगा, ये सैप खींच लेगा पूरा, ठीक है। इसीलिए इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक का मतलब सड़ता गलता हुआ चीज पर निर्भर करना, ठीक है। ये हो गया बात। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है आपका फंजाई, आपका क्लियर कि उसका आता है प्लांटी। प्लांटी मतलब आपको पता है ये प्लांट्स होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। फिर लास्ट में आया हमारा क्या? एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब क्या? एनिमल्स। और इसी को एक अलग पूरा चैप्टर बना दिया, किस नाम से? एनिमल किंगडम के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, तो एनिमल किंगडम को हम लोग पढ़ते हैं अपने चैप्टर में, जिसका नाम है क्या? एनिमल किंगडम। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा कि ये चैप्टर कैसे आया, कहां से आया, है ना, क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। चलिए, ओके, वेरी गुड, यहां तक आपको क्लियर है बढ़िया से, ठीक है। इसको आप चाहो तो आप छाप सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। इस बात को समझो, एकदम बढ़िया से समझो कि जो आपका एनिमल किंगडम है ना, मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। मेरे पास मैंने एनसीईआरटी यहाँ पर खरीद रखा है, ठीक है। ये देखो, आप एनसीईआरटी में आप देखो कि जब आप देखते हो अपना एनिमल किंगडम, ठीक है, तो एक लास्ट में आपका टेबल है। इस टेबल को देखो आप गौर से, ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखो फाइलम लिखा हुआ, अलग अलग फाइलम, ठीक है। आप फाइलम को जब आप देखोगे ना, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, ये सब जो चीज़ है ना, पूरा ये जो चीज़ है, इसको बोला गया है कि भाई एनिमल किंगडम में अलग अलग कैटेगरी है। उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फाइलम बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, ये बात कहाँ से है भाई? ये बात आता है यहाँ से, जब आप देखते हो अपना लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड में था ना वो हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे कैसे मतलब क्लासीफाई करते हैं कि वो किस किंगडम में है भाई, वो प्लांट किंगडम में है कि वो एनिमल किंगडम में है, किस फाइलम में है, किस क्लास में है, किस ऑर्डर में है, किस फैमिली में है, किस जीनस में है, किस स्पीसीज में है। अरे ये जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़ है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम मेरा बात को, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखो, ये वाला पेज आपको दिखाई दे रहा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि हम लोग जब एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर अलग अलग फाइलम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसके बाद क्या आता है? फाइलम, ठीक है। और अगर हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे अलग अलग डिवीजन। मतलब ये जो फाइलम है ये किसके लिए है? एनिमल के लिए। डिवीजन किसके लिए? प्लांट्स के लिए, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगा। कहाँ गया भाई ये तेरा एनिमल किंगडम? देखो, है ना। तो अब बताओ, क्लियर है कि ये टेबल में फाइलम क्यों लिखा हुआ है ना? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये सब क्या? ये अलग अलग फाइलम है, एनिमल्स को बांटा गया, डिवाइड किया गया, ठीक। अब इसमें आप एक बात समझो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, वैसे वैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स है, वो क्या होगा? वो डेवलप होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये कैसा है? सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, फिर ये टिश्यू लेवल है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो यहाँ से जो ना, इसको हटाओ, इसको साइड रखो, कुछ आपको चीज़ में समझा दिया है ना। आपको सिंपली आपको ये बात ध्यान में रखना है कि एनिमल किंगडम, ठीक है, उसके अंदर में अलग अलग कैटेगरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। ये जो अलग अलग जो फाइलम है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे आपका जो है ना हायर मतलब डेवलप्ड हो जाएगा, वो डेवलप ऑर्गेनिज्म होगा। और डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के पास, हायर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है? अलग अलग फीचर्स होता है, बढ़िया फीचर्स होता है, ठीक है। लेकिन लोअर एनिमल्स जो उसके पास फीचर्स ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ तक आपको दिमाग में सेट हुआ, क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब एक बात समझो, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। जो आपका एनिमल किंगडम है, सबसे ज़्यादा वेटेज का ये होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज का है, और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है आपका। नीट में आप देखोगे ना, नीट में आपका लगभग यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, लगभग 20 से 24 नंबर पूछेगा ये यहाँ से अकेला। आपका जो स्कूल एग्जाम है उसमें भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें आप समझो कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। इससे जो क्वेश्चंस आएगा ना, इससे क्वेश्चंस आता है 2 तरह का। इससे जो पहला क्वेश्चंस आता है वो आता है एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल, कौन सा फाइलम में क्या क्या एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी कैसा? एग्जाम्पल दोनों आपका जो है, ये कॉमन नेम भी आपको याद रखना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप एक रील मेरा वायरल आप देखे होगे, शायद हो सकता है रील से आप यहाँ पर आए होगे। ऑक्टोपस, ठीक, मैं वहाँ पर रियली में ऑक्टोपस में दिखा रहा था, ठीक है। ऑक्टोपस अगर कहीं पर हो, कहाँ है, रुको मैं दिखाता हूँ ऑक्टोपस आपको, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास है ऑक्टोपस, ठीक है। यहाँ देखो, आपको अगर दिखाई दे रहा हो, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑक्टोपस भी है, और यहाँ पर स्क्विड भी है ना। ये छोटा स्क्विड है जो ऊपर में तैर रहा है, बेबी स्क्विड।
और यहाँ पर ये बड़ा स्क्विड है, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो ऑक्टोपस है ना, इसका होता है आपका साइंटिफिक नेम मतलब ऑक्टोपस कहते हैं इसको, वहाँ पर बोला गया है वो डेविल फिश। तो आपके एनसीईआरटी में जो जो नाम दिया हुआ है ना, ऑक्टोपस है, डेविल फिश है, ठीक है, स्क्विड है, लॉलीगो है, तो वो सब नाम पूछता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपका आएगा क्वेश्चन कैसा, कॉमन नेम से भी आएगा, साइंटिफिक नेम से भी आएगा, और इसमें मैच द फॉलोइंग भी पूछता है। एक नाम इधर दे देगा ऑक्टोपस, इधर दे देगा क्या डेविल फिश, इधर दे देगा स्क्विड, इधर दे देगा लॉलीगो, वो आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कहाँ से, फीचर्स से, ठीक है। फीचर्स मतलब वार्म ब्लडेड क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, ये सब कुछ क्वेश्चन आपका पूछेगा। जैसे मोलस्का में कौन सा ग्लैंड होता है, आर्थ्रोपोडा में कौन सा ग्लैंड होता है, ये सब कुछ क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो यहाँ से आपको मैंने बताया टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन आएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जो हम लोग जो बताते हैं, दो तरीका है, ठीक है। पहला चीज़, याद तो आपको करना ही है, रटना ही है, ठीक है। तो इसको ना जितना हो सके प्रैक्टिकल तरीके से समझ करके हम आपको क्लैरिटी दे करके आपको याद कराएंगे, ठीक है। लेकिन एक अच्छा तरीका ये होता है ना कि आप चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से, फिर आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने के लिए बैठो, मतलब बनाने के लिए आप बैठो। तो आप देखो कि बनाते बनाते ना आपको ना खोजना पड़ेगा, ये वाला तो याद नहीं आ रहा, खोजो और बनाओ, दूसरा फंसे फिर खोजो और बनाओ। इस तरह से आप 100 क्वेश्चन आप बनाओगे ना, आपको अपने आप आपको सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, मतलब सारा आपको एग्जाम्पल फीचर्स आपको याद हो जाएगा। एक ये तरीका हुआ। अरे मैथ्स में करते थे ना यार बचपन में 9-10 में, जो फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा उसे 10 सवाल बना लो, 10 सवाल बनाने बैठोगे याद हो जाएगा वो अपने आप, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा तरीका क्या है ना कि एक एक फाइलम का आप टेबुलर चार्ट बना लो, ठीक है। टेबुलर चार्ट कि यहाँ पर ये वाला फाइलम है, ये वाला आपका ग्लैंड है, मतलब फीचर्स, यहाँ पर फाइलम है, यहाँ फीचर, यहाँ फाइलम है, यहाँ फीचर है, ये पूरा आपका टेबल बन गया, ठीक है। या फिर आपका फाइलम और एग्जाम्पल, फाइलम एग्जाम्पल से पूरा चार्ट हो गया, ठीक। ऐसा स्टूडेंट्स करके बनाते हैं, लेकिन ये वाला मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लो एनसीईआरटी आप खोले, ठीक है, ये मान लो कि आपका एनसीईआरटी, ठीक, आप यहाँ पर पढ़े, ठीक है। यहाँ से आपको जो जो एग्जाम्पल आपको मिला यहाँ पे आप चिपका दिए स्टिकी नोट में, यहाँ आपको जो जो एग्जाम्पल आपको मिला यहाँ आप चिपका दिए स्टिकी नोट्स में, है ना। तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर होता है एग्जाम्पल्स याद करने का, सिर्फ कि जिस पेज में भी जो भी फॉर्मूला दिया, मतलब जो भी नाम दिया एग्जाम्पल दिया, उसको आप यहाँ पर स्टिकी नोट में आप चिपका लिए। स्टिकी नोट्स होता है ऐसा येलो टाइप का मिलता है, वो मार्केट में आपको मिल जाएगा, वो चिपकने वाला स्टिकी नोट्स वाला। और नहीं तो जो थोड़ा दूर से आप देख रहे हो, मतलब गाँव देहात टाइप का एरिया है, तो वहाँ पे आप पेन से आप लिख सकते हो साइड में। उससे क्या होगा ना कि आपका जब चैप्टर जब आपका कंप्लीट होगा, 1 महीने के बाद जब आप रिविजन के लिए जब आप खोलोगे अपना बुक, तो आप बुक से आप रिवाइज करोगे ना, तो कुछ तो और एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिखाई देगा। और टेबल जो आप चार्ट बना लोगे तो सिर्फ आप चार्ट को देखोगे, और बुक को आप देखोगे तो है ना, बुक को भी आप पढ़ोगे, एक दिमाग में एक स्यूडो फीलिंग रहेगा कि हाँ आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई किया है बढ़िया से, ठीक है। चलो, ये पूरा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग आता है एनिमल किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम, ये जो चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, एनिमल्स के बारे में है, और ये डील करता है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, एनिमल्स को हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक। ये बताया भाई, दिस चैप्टर डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल्स। यहाँ पे आपको एक बात समझना है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स का जो है ना कुछ कुछ फीचर है। क्या फीचर है कि भाई एनिमल जो है वो मल्टी सेल्यूलर होगा। क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। दूसरा बात, जो एनिमल है ना वो क्या होगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक क्या होता है मैं भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। होलोजोइक है, इसी को आप समझो तो आप हेट्रोट्रॉप्स भी आप कह सकते हो, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। समझते एकदम अच्छे से, ठीक है, क्या होता है। ये डिटेल आपका लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। क्या लिखा हुआ है कि ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर फिर मल्टी सेलुलर, जो एक सिंगल सेल का बना हुआ है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा क्या एनिमल है क्या सर? अमीबा जो है ना, अमीबा तो सर वो तो खाना खुद से नहीं बनाता है, वो तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो वो तो एनिमल ही होगा, हेटरोट्रॉपिक नहीं। एनिमल्स का मतलब हुआ क्या? एनिमल्स का मतलब हुआ कि वो मल्टी सेलुलर होगा। होलोजोइक का मतलब होता है कि वो होल फूड को इनगल्फ कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद जो डाइजेस्ट जो कर देगा ना, उसमें जो यूजफुल सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो वेस्टफुल सब्सटेंस रहेगा उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर ऐसे ही तो होता है सारा डाइजेशन, कि आदमी पहले खा लिया, फिर जो उसको यूजफुल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर बाकी को बाहर निकाल दिया। अरे नहीं, डाइजेशन सिर्फ होलोजोइक नहीं होता है। डाइजेशन आप देखोगे जो आपका उसका रहेगा, मशरूम का रहेगा। ये मशरूम क्या करता है? ये मशरूम बाहर में ही अपना डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगा, और वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, और उसके बाद वो यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेगा सिर्फ। समझ में आया बात? तो ये हुआ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉप्स तो आपको बचपन से पता ही है, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर है? ये एकदम क्यूट सा है ना, अरे स्माइली। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप इस बात को समझो कि मान लो है ना, आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मान लो 70 स्टूडेंट्स हैं और हम वहाँ पर ना क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे और वो अलग अलग कैटेगरी में इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई चलो चलो आप जो है हाइट वाइज खड़े हो जाओ, है ना, चलो चलो आप वेट के हिसाब से खड़े हो जाओ, आप जितना आप बुद्धि इंटेलिजेंट IQ है ना, कितना मार्क्स लाते हो उसके हिसाब से खड़े हो जाओ, है ना। इस तरह से हम लोग, जिसका ब्लड ग्रुप है ना, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए वाला ब्लड ग्रुप इधर आ जाओ, बी वाला उधर चले जाओ, इस तरह से हम लोग अलग अलग आधार पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। आधार मतलब बेसिस, बेसिस का मतलब आधार, मतलब वो जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका आधार क्या है, उसका बेसिस क्या है। क्या वो अरेंजमेंट ऑफ सेल है, अरेंजमेंट ऑफ सेल का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या सिर्फ सेल का बना हुआ है, या फिर हो सकता है कि वो टिश्यूज का बना हुआ है, या फिर हो सकता है कि वो ऑर्गन्स का बना हुआ है, या फिर हो सकता है कि वो ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हम लोग बोल सकते हैं, कॉमनली बोलते हैं। या फिर इसी को आपके बुक में बोला गया है क्या, इसी को बोला गया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका, बॉडी सिमेट्री कैसा है, बॉडी सिमेट्री को मैं समझाऊंगा डिटेल में, मैं समझा नहीं रहा, मैं बस आपको डिक्टेट कर रहा हूं कि ये सबका मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझाएंगे, अलग से एक्सप्लेन करेंगे। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग दो हाफ में बांट दिए, है ना। हम लोग अब मान लो कि ऐसे हम लोग रसगुल्ला है, ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे, दो इक्वल हाफ में काटेंगे। तो कैसे काटेंगे, ऐसे काट दिए दो इक्वल हाफ में, ऐसे भी काट दिए, ऐसे भी काट दिए, ऐसे भी काट दिए। लेकिन मान लो हम लोग समोसा है ना, ये समोसा, तो इसको हम लोग सिर्फ ऐसे काट सकते हैं, इसको ऐसे नहीं काट सकते। तो अगर हम लोग दो इक्वल हाफ में काट पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। और ये अलग अलग तरीका से कट रहा है, ये अलग अलग प्लेन से कट रहा है, एक ही प्लेन से कट रहा है, अलग अलग पढ़ना है हम लोग को डिटेल में, ठीक है, इसको समझाएंगे आपको, ठीक है। अब ये क्या है, नेचर ऑफ सीलोम, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको समझाएंगे डिटेल में, चलो ठीक है। अब है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके पास यहाँ पर एक ओपनिंग, यहाँ पर एक ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग को हम लोग बोल दिए माउथ, ये वाला ओपनिंग को हम लोग बोल दिए एनस, इधर से फूड आया, उधर से फूड जो है चला गया डाइजेस्ट होकर के। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, फूड के एंट्री के लिए भी, फूड के एग्जिट के लिए भी, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर है पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि वो यूनिसेक्सुअल है या फिर वो बाईसेक्सुअल है, ठीक है, ये सब हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, सब पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है ना। जर्म लेयर है, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ पे सब कुछ को नहीं समझो, ठीक है, थोड़ा एक्साइटमेंट में बता दिया आपको, थोड़ा थोड़ा डिक्टेट किए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ पे है भाई, आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से सुनना है बात को, एकदम ध्यान से समझिए कि हो सकता है कि आप समझो, हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना सिर्फ सेलुलर लेवल का हो, ठीक है, सेलुलर लेवल का हो, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, सेलुलर लेवल, ठीक। अब मतलब इसका ये हुआ ना कि एनिमल जो है हो सकता है कि सिर्फ सेल्स का बना हुआ होता होगा, फिर हो सकता है कि वो डेवलप होकर के टिश्यू बना दिया, फिर वो डेवलप होकर के ऑर्गन बना दिया, फिर वो डेवलप होकर के ऑर्गन सिस्टम बना लिया, ठीक है। तो ये आपको पूरा बनाया हुआ है ना, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल जो आपका एनसीईआरटी यहीं पर बता देता है बताते वक्त कि भाई सेलुलर में आता है पोरीफेरा, टिश्यू में आता है सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, फिर ऑर्गन लेवल में आता है आपका प्लैटीहेलमिन्थिस, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल में आपका प्लैटीहेलमिन्थिस के बाद जितना भी एस्केलमिन्थिस से लेकर पूरा कोर्डेटा तक। ये सब नाम सर समझ में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ आप समझो, नाम याद मत रखो, सिर्फ अभी आप समझो, है ना, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। याद कैसे रखना है, याद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बार बार रिविजन करोगे, अपने आप आपको याद हो जाएगा। अभी आप समझने पे आप ध्यान दो, ठीक है। चलिए फिलहाल आपको मैं एक चीज समझाता हूं, ठीक है, एकदम बढ़िया समझो, ठीक है, समझाएं। देखो एक चीज, एक क्वेश्चन बताता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है। आपको ये बात समझ में आ रहा है ना कि एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम है। पहला फाइलम क्या है, पोरीफेरा, पहला फाइलम क्या, पोरीफेरा। और ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां स्टार्ट होता है, सेलुलर लेवल से। कहां से स्टार्ट होता है, सेलुलर लेवल से, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन बनाओ, यहां पर कुछ सीखोगे, नया चीज सीखोगे, ठीक है। Which of the following is correct for porifera, ठीक है। इतना ही मैं बताओ क्या होगा आंसर, सोचो, टिक मारो इसी में से।
कि पॉरीफेरा के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या वो सिंगल सेल का है या फिर वो टिश्यू लेवल का है या फिर वो मल्टी सेलर है। सिर्फ एक बात आपको समझाना है मुझे कि टिश्यू का डेफिनेशन जो आप पढ़ के आए हो कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पॉरीफेरा में जो है ना, पॉरीफेरा आप समझो कि एनिमल किंगडम जो है वो मल्टी सेलर है, ठीक ना। एनिमल जो किंगडम है वो मल्टी सेलर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ये जो पॉरीफेरा है ना, ये पॉरीफेरा कैसा है, ये सेलुलर लेवल का है, ठीक है। और यहाँ पर सेलुलर में क्या होगा, बहुत सारा सेल पाया जाएगा, बहुत सारा सेल। इसको हम लोग अगर बोल रहे हैं मान लो ग्रुप ऑफ सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल तो टिश्यू हो जाता है ना भाई, टिश्यू हो जाता है ना। नहीं, टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, टिश्यू का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ढेर सारा बैक्टीरिया होगा और बैक्टीरिया लोग मान लो अपने, है ना, अपने मौसी का मान लो शादी में जा रहा होगा, है ना, कहीं ब्याह में जा रहा होगा, बाराती में जा रहा होगा, तो फिर क्या जो है वो बैक्टीरिया का भीड़ को हम लोग बोल देंगे टिश्यू। बताओ ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। मतलब सेम टाइप का सेल होना चाहिए, सेम टाइप का सेल, है ना, और सेम टाइप का सेल कोई कॉमन फंक्शन करना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो कोई लीवर है, लीवर का सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट बोलते हैं। हिपैटिक शब्द होता है लीवर के लिए, तो ढेर सारा हिपैटिक, है ना, वो हिपैटोसाइट्स वो क्या करेगा, वो बाइल जूस बनाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू, लीवर का टिश्यू। समझ में आ रहा है बात आपको ये, ठीक है। तो ये हुआ टिश्यू का डेफिनेशन, ठीक है। तो भैया पॉरीफेरा में क्या होता है यहाँ पर, तो पॉरीफेरा में पाया जाता है लूज एग्रीगेशन, ठीक है, लूज एग्रीगेशन, ठीक है, ऑफ सेल इन पॉरीफेरा, ठीक है। इसका मतलब हुआ ना कि पॉरीफेरा में, मतलब ये कोई पहला वाला कैटेगरी है, पॉरीफेरा फाइलम है, पॉरीफेरा में एक से ज्यादा सेल है, लेकिन वो टिश्यू नहीं बनाया, वो लूज एग्रीगेशन है, बस वो जमा हुआ सेल है। वो समझ में आया बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये मल्टी सेलर है, ठीक है, लेकिन ये टिश्यू भी नहीं है और ये सिंगल सेल तो है ही नहीं, ये मल्टी सेलर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है हो सकता है सेलुलर लेवल हो, टिश्यू लेवल हो, ऑर्गन लेवल हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें डेवलप हो जाएंगी, फीचर ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब है डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, एंट्री ऑफ फूड के लिए भी और एग्जिट ऑफ फूड के लिए भी, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और इसी चीज को एक और नाम दिया जाता है, ब्लाइंड सैक कहा जाता है इसको, ब्लाइंड सैक। सैक का मतलब होता है थैला, बोरा, है ना, ब्लाइंड सैक बोला जाता है। दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें दो एंट्री होगा, एक होगा माउथ, एक होगा एनस, को बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओनली सिंगल ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखिए भाई, एग्जिट ऑफ फूड, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, प्लेटीहेलमिंथिस है, इसको हम लोग ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं, इसी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लाइंड सैक, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के बाहर, है ना, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल था, ये वाला प्लेटीहेलमिंथिस। इसके अलावा ये वाला एग्जांपल है सीलेंट्रेटा है, टिनोफोरा, इसको चाहो तो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। वैसे कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसका मतलब हुआ क्या कि उसमें माउथ भी होगा और उसमें एनस भी होगा, है ना। और ये किसमें होगा, ये होगा एस्केलमिंथिस से लेकर के कॉर्डेटा, ठीक है। ये नाम अभी आपको याद नहीं रखना, अभी आप सिर्फ समझो, मैंने आपको एक जगह पर कलेक्ट करके दे दिया है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा इतना, है ना, ठीक है। चलिए, ओके। अब अगला है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। एकदम ध्यान से आप समझो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आओ देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि ब्लड फ्लो करेगा, है ना, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। तो आप समझो कि ये जो ब्लड फ्लो होता है ना, ये ब्लड फ्लो हो सकता है कि क्लोज्ड तरीके से हो, एक क्लोज्ड पाइप के अंदर में फ्लो कर रहा हो, है ना, इस तरह से फ्लो कर रहा हो। ये क्लोज्ड पाइप क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आर्टरी हो, या फिर हो सकता है कि वेन हो, या हो सकता है कि कैपिलरीज हो, है ना। क्या होता है कैपिलरीज, आप पढ़े हो आप क्लास 10 में लाइव प्रोसेस में, अगर नहीं पढ़े तो सुन लो। इधर से आता है आर्टरीज, इधर से आता है वेन्स, और यहाँ पर इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। चलिए
यहाँ तक हो गया क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर मान लो ये कोई बॉडी है और ये मान लो हार्ट है और ये ब्लड को पंप कैसे फुचुक से पंप कर दिया ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, है ना, ओपन स्पेस में फैला दिया। और इस ओपन स्पेस को आपका किताब बोला है साइनस, कहीं पर ये बोला है साइनस। क्या है ये? ओपन स्पेस है ये, है ना। इसको बोला गया है कि देखो सुनो, ध्यान सुनो, सर्कुलेटरी सिस्टम एक होता है क्या? ओपन सर्कुलेशन। मतलब क्या कि वो हार्ट जो है पुचुक से ब्लड पंप किया ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, क्लोज स्पेस में, है ना, क्लोज स्पेस में वो फैला दिया, वो उसको बोला गया साइनस। दूसरा क्या है कि हार्ट ब्लड पंप करेगा क्लोज पाइप में, है ना, वो पाइप में, वो पाइप को बोला गया क्या? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर मेनली जो आपका ओपन सर्कुलेशन होता है ना वो आपका आर्थ्रोपोडा में, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, और देखो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का भी है, क्लोज टाइप का भी है। ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। ठीक है, और हाँ ये एक और डेफिनेशन आपका है यहाँ पर, एक और डेफिनेशन है ना कि ब्लड जब ऐसे ओपन सर्कुलेशन में, ये बॉडी है, ये हार्ट है, फुचुक से ऐसे पंप किया ऐसे स्पेस में, तो जितना भी ऑर्गन है ना वो ब्लड में छप छप कर रहा होगा। सो छप छप लिखा हुआ है क्या? छप छप लिखा हुआ है किताबी लैंग्वेज में। ऑर्गन्स आर बाथ, बात मतलब नहाना, ऐसे छप छप कर रहा होगा। देखो है लिखा हुआ, ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, इन द ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और आपका ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्ट वाला फाइलम है, मोलस्का जो स्नेल वाला फाइलम है जिसमें ऑक्टोपस भी आता है। अच्छा, मोलस्का फाइलम में सभी का ओपन सर्कुलेशन होता है, उसके एक्सेप्शन में सिर्फ एक है, सिफेलोपोडा। ठीक है, ये सब नाम अभी याद मत रखो, सिर्फ अभी समझ लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के बाहर कुछ एग्जाम्पल है, एनिलिडा हो गया, हेमिकोडेटा हो गया, यूरोकोडेटा हो गया। मतलब सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी जो है ना ये बात बोल दिया कि भाई मोलस्का का ओपन सर्कुलेशन होता है, समझे बात को, लेकिन सारे मोलस्का का नहीं, क्योंकि मोलस्का का ही एग्जांपल सिफेलोपोडा भी है और इसका क्या होता है? ये क्लोज सर्कुलेशन होता है। इसलिए यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, ये वाला आउट ऑफ एनसीईआरटी है और ये वाला एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। एग्जांपल में क्या है? एनिलिडा है, कोडेटा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, तो समझाने वाला चीज था। ठीक है, और सिमेट्री को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना बात को। ठीक है, एक्सिस और प्लेन इसको मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में कुछ बात समझो। बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, और रेडियल सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है? आपके बुक में शुरू किया है एसिमेट्रिकल। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भाई, देख लें हम एक बार। हाँ हो रहा है रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो हाँ क्लियर है। अब एक है क्या? एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है समझना। ठीक है, ठीक है, उससे पहले समझो सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो इक्वल हाफ में बांट दिए तो उसको बोलेंगे सिमेट्री। और अगर नहीं बांट पाएंगे, मतलब सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिख दिए? इसमें हम लोग यहां पर लिख दिए ऐसे, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। सिमेट्री जो है वो क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, अब दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। अब एग्जांपल ले लो, आप मान लो एक रसगुल्ला है। ठीक है, इसको आप ऐसे करके दो इक्वल हाफ में बांट दिए ना, फिर से आप इसको ऐसे करके दो इक्वल हाफ में बांट दिए ना, ऐसे है ना, फिर ऐसे बांट दिए, ऐसे बांट दिए, है ना, ऐसे बांट दिए। तो अगर एक से ज्यादा प्लेन से अगर आप बांट पा रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एनिमल्स के लिए। लेकिन यही जब प्लांट में, फ्लावर में अगर यूज होगा ना, तो इसी को बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, ये वर्ड आपके इस चैप्टर में नहीं है, प्लांट वाले चैप्टर में, फिर भी हम बता दिए कि दोनों शब्द एक ही है। ठीक है, और दूसरा मान लो कि समोसा, ये है आपका समोसा। ठीक है, तो ये जो समोसा है इसको तो सिर्फ हम लोग ऐसे ही ना बांट पाएंगे जी, इधर और इधर ऐसे बांटेंगे तो इक्वल इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। और इसी को प्लांट के भाषा में हम लोग बोल देंगे क्या? प्लांट के भाषा में हम लोग बोल देंगे जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, प्लांट वाला चाहो तो नहीं भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपके चैप्टर में है दिया हुआ। ठीक, अब इसमें बहुत बेहतरीन आपके किताब में एग्जाम्पल, मतलब डेफिनेशन दिया हुआ अजीबोगरीब टाइप का, कि जैसे मान लो, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो हमारे हाथ में कोई ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है और इसके ये बॉडी से सेंट्रल एक्सिस गया, इसके बॉडी से ये सेंट्रल एक्सिस गया। ठीक है,
और अब इसको मान लो एक ही हाफ में सिर्फ बांट पाए, सिर्फ एक ही हाफ में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। अब मान लो एक तरफ से काट दिए, दूसरी तरफ से काट दिए, तीसरा तरफ से काट दिए, चौथी तरफ से काट दिए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रेडियल सिमेट्री। मतलब आपके बुक में लिखा हुआ है, ऐसे किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर देन वन प्लेन, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर देन वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। समझे बात को? अब तू लोग नहीं मान रहा है, प्रैक्टिकल करके दिखाएं? ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखो और समझो अच्छा से। रुको, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि मोलस्का में आपको, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम लोग सिमेट्री जब पढ़ेंगे ना, तो एक्सिस क्या होता है और प्लेन क्या होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे मेरे पास दिखाई दे रहा होगा एक ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर में, जो कि मोलस्का फाइलम का है, और ये है ऑक्टोपस। ठीक है, इसको हम लोग बहुत सावधानी से निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको ओपन कर लिया है, और इसको जब आप देखोगे अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे आप जूम कीजिए थोड़ा सा कैमरामैन भाई साहब। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास ऑक्टोपस। ठीक है, तो आप इसको समझो कि ऑक्टोपस अगर ये ऐसे है, इस तरह से है, तो बीच से जो लाइन जाएगा, ऐसे इमेजिनरी लाइन जाएगा एक बीच से, ठीक है, इस तरह से ये लाइन गया, और ये जो लाइन रहेगा ना, इसको बोला गया है एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। और इसके बाद ये वो एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है, और ये एक ऑर्गेनिज्म सेंट्रल एक्सिस के थ्रू हम लोग अलग अलग प्लेन से हम लोग कट कर सकते हैं दो इक्वल हाफ में। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्लेन से सेंट्रल एक्सिस के थ्रू इक्वल इक्वल कट सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपली बस ये समझाया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जब ऐसे रहेगा, है ना, और ये सेंट्रल एक्सिस से जाएगा, बीच से, इसके बॉडी के बीच से जाएगा ऊपर से। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में बट जाएगा अलग अलग प्लेन से, ये एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म हुआ जो कि उसके सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ एक ही प्लेन से कट सकता है इधर और इधर, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और ये जो केमिकल है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होता है। बेसिकली मुझे इसके बारे में पता नहीं था ज़्यादा, कुछ हाल 5-6 साल पहले मुझे पता लगा कि ये कैंसर कॉजिंग होता है। इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, और पहले तो यार बहुत ज़्यादा, मतलब इससे बहुत कांड कर रखे हैं, बहुत खेल रखे हैं इससे। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से सेफ्टी रख करके अपना काम कीजिए। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, है ना, कि एक्सिस और प्लेन क्या होता है। एक्सिस मतलब हो गया ये सेंट्रल एक्सिस, और प्लेन मतलब ऐसे काटना। ठीक है, चलो ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, है ना, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री को एक्टिनोमॉर्फिक भी कहते हैं। और ये एक्टिनोमॉर्फिक हम लोग कौन सा भाषा में बोले? प्लांट के भाषा में बोले। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। ऑर्गेनिज्म, अरे यार, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल। रुको, अभी एडिटर का पैसा काटते हैं। अभी कैसे लिखा है एडिटर, ये वाला मेरा ऐसे गलती कर दिया। चलो आगे बढ़ो, सस्ता एडिटर। हाँ, दूसरा, ये अलग डेफिनेशन होगा एसिमेट्रिकल वाला। ठीक है, इसे कोई सी में लिख दिया वो। अब दूसरा क्या है, ये रेडियल सिमेट्री। यहां से समझिए, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, है ना, और वो डिवाइड कर देगा उसको दो आइडेंटिकल हाफ में, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? रेडियल सिमेट्री। ठीक, अब एग्जांपल में आपका ये है ना, सीलेंट्रेटा है, टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा है। अब इसमें एकदम ध्यान से समझना है एक बात को। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा जिसमें आपका स्टार फिश आता है। ठीक है, तो स्टार फिश आपका जो है, ये मान लो ऐसा बना। ठीक है, स्टार फिश दिखा दें क्या? ऐसा बना कह रहे हैं, रुको दिखाते हैं स्टार फिश। ये देखो इकाइनोडर्मेटा, है ना, ये है आपका स्टार फिश, दिखाई दिया, है ना, दिख रहा है कि नहीं? तो स्टार फिश है। स्टार फिश देखो ध्यान से। अब इसको मान लो स्टार फिश को हम अगर बांटे, अगर, है ना, मतलब काटे हैं, ठीक है, तो ये कैसा कटेगा? इधर से काट सकते हैं, इधर से काट सकते हैं, इधर से काट सकते हैं, मतलब ये किसी भी प्लेन से हम लोग इसको दो इक्वल हाफ में इसको हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो
ये तो एडल्ट हुआ ना भाई, ये तो एडल्ट वाला, साइड को फूट जाएगा, हाँ ये तो एडल्ट वाला हुआ। तो एडल्ट वाला जो इकानोडर्मेटा होता है ना वो हो जाएगा कैसा, रेडियल हो जाएगा। लेकिन इसका जो लार्वा होता है, सर लार्वा का मतलब क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि पैदा होते ही वो एडल्ट की तरह ही दिखते हैं जैसे ह्यूमन, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जो पैदा होते ही वो टेम्पररी स्टेज में चले जाते हैं और वो एडल्ट की तरह नहीं दिखते हैं। जैसे कि आपका हो गया टैडपोल लार्वा, मेढक और टैडपोल अलग अलग है। या फिर बटरफ्लाई में होता है क्या, कैटरपिलर लार्वा, तो कैटरपिलर अलग दिखता है, वो है ना ऐसा कीड़ा ऐसा दिखता है और बटरफ्लाई बन जाएगा। तो मतलब डेवलपमेंट दो तरह का होता है, एक डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वा स्टेज नहीं आता है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वल स्टेज होता है, एक टेम्पररी स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लार्वल स्टेज। ठीक है, ओके। तो ये जो इकानोडर्मेटा है ना स्टारफिश, उसका जो लार्वा रहेगा ना, उसका लार्वा होता है बायलेटरल सिमेट्री टाइप का, अजीब सा वो लार्वा रहेगा, वो सिर्फ एक तरफ से वो डिवाइड हो पाएगा। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाएगा, स्टारफिश बन जाएगा, तो फिर वो जो है इस तरह से डिवाइड होगा, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, स्टारफिश को तो यार हाथ में लिए थे हम लोग, है ना, मतलब हाथ में लिए थे और देखे थे कि वो जिंदा था वो स्टारफिश पूरा, है ना, वो इस तरह से उसका वो टेंटेकल्स टाइप का वो था। आप मेरे इंस्टाग्राम में आप जाकर के आप चेक करना, हम स्टोरी लगा देंगे आज रात में, ठीक है, वहाँ पर आप चेक करना, स्टारफिश जो है वैसे जिंदा रहेगा वो। ठीक है, गए थे तो बहुत सारी चीज़ लेकर के आए थे। ठीक है, चलो ओके, ये एग्जाम्पल है पूरा आपका सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक इसको बोला जाता है। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू ओनली वन प्लेन। ठीक है, सिर्फ वन प्लेन से ये डिवाइड होगा। ठीक, एग्जांपल में क्या क्या है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस है, मोलस्का है, हेमिकोडेटा है, कॉर्डेटा है। बहुत ज़्यादा नाम हो गया भाई, याद कैसे करें इसको। अब एक निमोनिक बताते हैं। ठीक है, निमोनिक का मतलब क्या, निमोनिक का मतलब जैसे आप लोग बचपन में प्रोडिक्ट टेबल याद करते थे ना, है लीना की रब से फरियाद, है ना, इस तरह का चीज़। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग बोलेंगे ऐसे, आप है ना, आप। ठीक है, सीएम चीफ मिनिस्टर है ना, सीएम हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, आप, है ना, आप सीएम हैं, बना समझ में आया, आप सीएम हैं। ठीक है, एनिलिडा अर्थ्रो, गलत बात कोई नहीं बोलेगा, सीएम मतलब सीएम। ठीक है, चलो इधर देखो, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस है, मोलस्का है, हेमिकोडेटा है और कॉर्डेटा है। ठीक है, इसको मैंने एक जगह पे आपको कंसोलिडेट करके दे दिया हूँ, ट्राई करो इसको याद रखने का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको याद होगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। निमोनिक्स जो है वो अच्छे टीचर्स निमोनिक कभी नहीं कराते हैं। मैं खुद आपको निमोनिक बहुत कम, बहुत रेयर कराऊंगा। वैसा निमोनिक अच्छा नहीं है जो कि आप एग्जाम में जब आप एमसीक्यू बनाओगे ना, निमोनिक में आप भुला जाओगे। मैंने इतना बड़का मान लो कुछ रख दिया है ना, रामचंद्र प्रसाद वीरा, कुछ बड़ा नाम रख दिया, मान लो बड़ा नाम को ही आप याद करने लग जाओगे, फिर उस छोटा वाला याद कहाँ रहेगा, है ना। कुछ वैसा नाम जो कि तुरंत रिलेट हो जाए, वैसा निमोनिक अच्छा होता है। अच्छे टीचर कभी निमोनिक नहीं कराता, मैं खुद आपको नहीं कराऊंगा निमोनिक। ठीक, चलो अब है क्या, जर्म लेयर, है ना, एम्ब्रियोनिक लेयर। ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, डिटेल में आपको समझाता हूँ अभी जर्म लेयर के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर। देखो समझो अच्छे से, जर्म लेयर के बारे में आप समझो। जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, तो ये हुआ स्पर्म और ये हुआ एग, ये दोनों मिल करके फर्टिलाइजेशन कर जाएगा और उसके बाद ये फर्टिलाइज करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ कमेंट सेक्शन में, जाइगोट बोलते हैं भाई, जाइगोट बोलते हैं। अब ये जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट चला जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, चला जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये क्या करेगा ना, अपना कुछ ये लेयर्स बनाएगा, अंदर में एम्ब्रियो में कुछ लेयर्स बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर। ठीक है, और देखो अब मान लो कि यहां पर जो है ना एक लेयर बना ऐसे। ठीक है, एक लेयर बना ऐसे। ठीक है, एक लेयर बना ऐसे, और अब मान लो कि दूसरा भी लेयर बन गया ऐसे। ठीक है, दूसरा भी लेयर बन गया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर अंदर में एक अनडिफरेंशिएटेड टाइप का होता है। ठीक है, इस तरह का होता है अनडिफरेंशिएटेड टाइप का। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना बात को, ठीक ना। ये जो आउटर वाला जो है ना, ये जो आउटर वाला है, इसको बोला गया है एक्टोडर्म। ठीक है, ये जो डर्म शब्द होता है ना, डर्म शब्द आता है डर्मा से, और डर्मा का मतलब होता है लेयर, और एक्टो का मतलब होता है आउटर। तो ये आउटर लेयर हो गया, ये क्या हो गया, आउटर लेयर हो गया। और ये वाला जो है ना, जो इनर वाला जो लेयर है, इनर वाला लेयर को बोला गया है क्या, इसको बोला गया है इंडोडर्म, इसको बोला गया है इंडोडर्म। ठीक है, और ये जो बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको बोला गया है मीजोग्लिया।
ठीक है। और ये मीजोग्लिया जो है ना, ये मीजोग्लिया जो है ना कोई सेल नहीं है, वो कोई लेयर नहीं है, समझे, वो कोई लेयर जैसा नहीं है, वो होता है एकदम जेली जैसा सब्सटेंस होता है, वो जो है जेली जैसा होता है। तो मेनली आपका जो है ना, मेनली इसमें दो तरह का लेयर है, ये पहला वाला लेयर है और ये वाला दूसरा वाला लेयर है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये जब जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में चला जाएगा। आउटर वाला को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाला को हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म, और दोनों के बीच में होता है एक तरह का मीजोग्लिया, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो मीजोग्लिया है, ठीक है। लेकिन 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 एकदम ध्यान से समझिए आप, एकदम ध्यान से समझो कि लेकिन अगर, है ना, अगर यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाए, ये हो गया आपका आउटर वाला लेयर, ठीक है, ये होता है आउटर वाला लेयर, ठीक है। देखो ये आउटर, इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले एक्टोडर्म, और इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले इंडोडर्म, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कि बीच में भी एक ऐसा लेयर जैसा हो, ठीक है, ऐसा लेयर जैसा हो, ठीक है। और इस लेयर को क्या बोला गया है, इस लेयर को बोलेंगे हम लोग मीजोडर्म, ठीक है। इस लेयर को हम लोग बोल देंगे मीजोडर्म, ठीक है। मिडिल वाला को हम लोग बोले क्या, मीजोडर्म, ठीक है। तो ये वाला हो गया पहला, ये वाला हो गया दूसरा लेयर, है ना, और ये वाला हो गया तीसरा लेयर, ठीक है। तो अगर इसमें 3 जर्म लेयर अगर है, अगर इसमें 3 जर्म लेयर अगर है, तो इसको हम लोग, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल देंगे क्या, इसको हम लोग बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अगर 2 जर्म लेयर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो थम्स अप कर दीजिए कमेंट में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट किसका, सीलोमेट का, ठीक है। तब तक आप ये वाला एक बार देख लो, ये देखो डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, हाँ ठीक है, सीलेंट्रेटा एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक। अब यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये 3 जर्म लेयर, ठीक है। एडिटर पैसा काटेंगे आज हम इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, प्लेटी हेलमिंथिस, और क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। और हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम अभी तक हम लोग नहीं समझे हैं, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, है ना। चलो, और हम लोग समझेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम, ठीक है। क्या होता है सीलोम, एकदम ध्यान से समझना। अब आप समझो कि ये जो है ना बड़ा सा एम्ब्रियो है, ठीक है। और अब समझो कि यहाँ पर ये हो गया आपका अंदर वाला लेयर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडोडर्म बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, इंडोडर्म है। अब एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। यहां पर जो है ना एक कैविटी के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, कैविटी के जैसा है, कैविटी जैसा, ठीक है। एकदम ध्यान से आप समझिए। ये जो ब्लू वाला जो लाइन है ना वो आपका मीजोडर्म है, ठीक है। देखो ध्यान से एकदम सुनो, एकदम सिंपल, ठीक है। ये जो बाहर वाला जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग एक्टोडर्म कह रहे हैं, ओके वेरी गुड। अब ये जो आपका अंदर वाला जो येलो वाला है, ठीक है, ये येलो वाला, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग इंडोडर्म कह रहे हैं, हाँ ओके वेरी गुड। अब उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर आपको एक कैविटी ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, खाली स्पेस जैसा, ठीक है। ये क्या है, कैविटी, खाली स्पेस,
ठीक है। इसी कैविटी को बोला गया है सीलोम। क्या बोला गया? सीलोम। और ये जो सीलोम है ना, ये लाइंड बाय मेसोडर्म है। लाइंड बाय मेसोडर्म क्या हो गया भाई? ये जो आपको ब्लू ब्लू जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई है ऐसे ब्लू ब्लू, ये जो ब्लू ब्लू है ये क्या है? ये हो गया आपका मेसोडर्म। ठीक है, मतलब जो सीलोम है ना, सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ब्लू ब्लू लाइन है और यहाँ पे ब्लू ब्लू लाइन है, अंदर में क्या है? कैविटी है। कैविटी को क्या बोल रहे हैं? सीलोम बोल रहे हैं। यहाँ कैविटी, यहाँ कैविटी। ठीक है, आप एनसीईआरटी एक बार देखोगे क्या? आओ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, आप ओह एडिटर डालना भूल गया इसमें। आप एनसीईआरटी आपके सामने है ना, तो आप निकाल के देखना। ठीक है, ये देखो, ये आउटर लेयर है ना, ये वाला देखो, आप देखो ये आउटर एक्टोडर्म। ठीक है, और ये जो ग्रे वाला ये अंदर में इंडोडर्म। और यहाँ पर देखो ये आउटर में भी है ये एक्टोडर्म और ये अंदर में भी है इंडोडर्म, लेकिन बीच में लाल लाल ऐसे लेयर बनाया और इसको मेसोडर्म बोले। लेकिन लाल लाल लेयर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या वो अनडिफरेंशिएटेड है, वो जेली लाइक है, वो मेसोग्लिया है। तो ए वाला को हम लोग बोल रहे हैं क्या? ए वाला को हम लोग बोल रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक, बी वाला को हम लोग बोल रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसी में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना, इसी में अपना एनसीईआरटी आप खोलोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरह का कैविटी जैसा होगा, इस तरह का कैविटी जैसा होगा। ये सिंपल होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है,